शिमला के एक्स मेयर रहे विनीत गौतम जी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी के। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप लोगों का समय भी बचाएंगे और मैं आनंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को शुरू करें। मेरी आप सभी से भी एक रिक्वेस्ट है कि अपना मोबाइल सेलुलर फोन जो है साइलेंट मोड पे अगर रहेगा तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार। थैंक नमस्कार। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी, मेरी बाईं तरफ पंजाब के पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंगला जी हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भी सेक्रेटरी हैं। उनके बाईं तरफ आदर्श सूद जी हैं, जो हमारे महापौर रहे, विधायक रहे, कांग्रेस के बड़े कर्मठ नेता हैं। दाईं तरफ प्रदेश हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के, इनका परिचय तो आपको है आपके पास, फिर मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ बोलना, नरेश चौहान जी। उनके दाईं तरफ मनीष चतरथ जी हैं, जो हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक वरिष्ठ नेता हैं। वो भी प्रांत के प्रभारी हैं, नॉर्थ ईस्ट में 2 राज्यों को देखते हैं और कांग्रेस कार्यकारिणी के स्थायी मंत्री सदस्यों में से हैं। उनके दाईं तरफ विनीत गौतम हैं, पुराने साथी, वरिष्ठ साथी, और आप सब पत्रकार बंधुओं। चुनाव का समय है और जाहिर है हर चुनाव में जनता से जुड़े मुद्दे हर दल अपनी बात रखता है। लोगों की अपेक्षा रहती है कि जो भी राजनीतिक दल सरकार बनाने की दावेदारी करते हैं, वो अपनी आगे की रूपरेखा बताएं, उनकी क्या सोच है, क्या नीति होगी, और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए जो उनकी आशाएं हैं और कर्तव्य बनता है चुनी हुई सरकारों का, प्रतिनिधियों का, उसको पूरा करने का, उसके लिए क्या सोच है, उसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने कई बातें आपके समक्ष रखी हैं, जिसको हमारे वरिष्ठ नेताओं ने आपके माध्यम से जनसभाओं में लोगों तक पहुंचाया है कि हम क्या कर्मचारियों के लिए करना चाहते हैं, क्या महिलाओं के लिए करना चाहते हैं, क्या युवा पीढ़ी के लिए करना चाहते हैं। उसके साथ साथ चुनाव में ये भी जरूरी है कि वर्तमान सरकार का पिछले 5 साल के कार्यकाल का जरा ब्यौरा लिया जाए, जवाबदेही तय की जाए। जहां अगर अच्छा काम किया है, जनता समझती है, वो उनको आशीर्वाद देगी, और अगर वायदा खिलाफी की है, जो मैनिफेस्टो में कहा 2017 में, अगर वो पूरा नहीं हुआ, उसमें कोताही है, तो लोग जवाबदेही तय करें। हमारा मतदाता बुद्धिमान है, विवेक रखते हैं। ये सही है कि हमारे इस पहाड़ी राज्य में, देवभूमि में प्रचंड प्रचार हो रहा है और आने वाले दिनों में चलेगा। अच्छी बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं कि कितने ज्यादा भारत सरकार के वजीर, मिनिस्टर, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे राज्य में प्रचार करते हैं, क्योंकि देश सबका है, हम सबका स्वागत करें। हाँ, अगर
गुमराह करने वाली बात होगी, मैं उसे अपना कर्तव्य समझता हूं स्थिति स्पष्ट करने का, तथ्यों के आधार पर, इतिहास के आधार पर। मुझे 4 मुख्य बातें कहनी। पहला, बेरोजगारी का। दूसरा, महंगाई का। तीसरा, देश की अर्थव्यवस्था की हालात का। और चौथा, कांग्रेस के दर्शन और इस सरकार की नाकामयाबी। महंगाई इसलिए क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी जो भागीदार हैं, हर समाज, हर देश के भविष्य के लिए आज वो हताश हैं। जो वायदे उनके साथ किए गए केंद्र की सरकार के और राज्य की सरकारों ने रोजगार पैदा करने के, वो रोजगार पैदा नहीं हो रहे, बेरोजगारी बढ़ी है। और आजादी के बाद हिंदुस्तान में सबसे ऊंची दर बेरोजगारी की है। सिर्फ याददाश्त ताजा करने के लिए कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि प्रधानमंत्री भी आएंगे, परसों फिर आ रहे हैं, गृह मंत्री कल बोल के गए कि हमने क्या किया कि हमारे से हिसाब लिया जाए 70 बरस का, वो जरूर देंगे, पर अपना भी तो हिसाब दे के जाए। क्योंकि अब तक तो 8 साल में 16 करोड़ रोजगार तो पैदा होने चाहिए थे ना। कि हमने नहीं लिखा था दूसरों का मैनिफेस्टो, हम अपने मैनिफेस्टो का जवाब देंगे। उसका जवाब कौन देगा, किससे पूछेंगे? मैं आपके माध्यम से पूछता हूं। दूसरा, जब बेकारी की बात है, जो लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स, ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे नहीं, कांग्रेस पार्टी के नहीं, 47.50 47.5% of India's workforce is unemployed today. This is an alarming number because the number of people who are employed are only 43% of the workforce. 43% के पास काम है, 47.5% बेकार है। दूसरा है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि भारत का जो बाहुल्य है हमारी जनसंख्या का, लगभग 64% वो युवा पीढ़ी है। मीडियन एज भारत की 28 है, 28 बरस, दैट्स द मीडियन एज ऑफ इंडिया। 22% से ऊपर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, 22% प्लस। That is the percentage of youth unemployment which is alarming. What this country has seen and what is being claimed is jobless growth. चाहे राज्य सरकार की नौकरियां हैं, हिमाचल में 63-64 हजार सरकारी पद रिक्त पड़े हैं, नियुक्तियां नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? केंद्र सरकार के आंकड़े निकालिए, केंद्र सरकार की कितनी नौकरियां खाली हैं। अब रोजगार मेला लगा है, पुराने इंटरव्यूज जिनके हो चुके थे कोविड के टाइम के, चिट्ठियां दी जा रही हैं क्योंकि चुनाव है और दोनों राज्यों में सवाल हो रहा है। पर अभी तो पहले हिमाचल का है, दूसरी तरफ तो घोषणा भी नहीं कर पा रहे कि कब चुनाव होगा। मेरा इशारा गुजरात की तरफ है, तो हिमाचल की बात आज हो गया, मेरे को मालूम नहीं था। अच्छी बात है, तारीख पता एक अच्छा, मुबारक हो। फिर तो दोनों पे लागू हो जाती है मेरी बात, हमारा राष्ट्रीय दल है ना, इसलिए जो हम कहते हैं अपने यहाँ के लिए तो प्रचार के हैं, पर वहां भी लागू है क्योंकि डबल इंजन सरकार है। हम नहीं कहते, वो कहते हैं। राज्य तो अपनी सिंगल इंजन पर ही ठीक चलते थे, अब डबल इंजन है तो डबल इंजन का भी तो जवाबदेही तय करेंगे ना, यहाँ के इंजन की भी और वहां के इंजन की भी, दोनों की बात करेंगे।
तो ये वस्तु स्थिति है, वास्तविकता है देश की। सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस में नियुक्ति नहीं हुई। भारत की सेना में जहां 1 लाख से ज्यादा भर्ती होती थी 1 साल में, कोविड की वजह से नहीं हो पाई। अब जब भर्ती करने का समय आया तो पूरी स्कीम को बदल दिया गया, और ये एक अपने आप में बहुत मुद्दा है। इसलिए मैं इसको केवल रोजगार से नहीं जोड़ रहा, मैं उसको देश की सुरक्षा से भी जोड़ रहा हूं। मेरा ये कथन अग्निपथ पर है। हमारे यहां से बहुत बड़ी संख्या में हमारे बेटे भारत की सेना में जाते हैं। बहुत हमारे बहादुर जवान, जिनको हर युद्ध में गैलेंट्री अवार्ड्स मिले। छोटा राज्य है पर बहादुरों का देश प्रांत है। कितने परमवीर चक्र और महावीर चक्र हर युद्ध में हमारे हिमाचल के बेटों को मिले। कितनी फौज में फौज के चीफ जनरल्स हिमाचल से हैं, हमारे बाजू के सूबों से हैं, राज्यों से हैं। बच्चे तैयारी करते हैं, एकेडमीज खुली हुई है कि भारत की सेना में जाएंगे। अब क्या किया है, मेरा सवाल है कि 4 साल की लिए भर्ती आएंगे, 25% फौज में रहेंगे, 75% बाहर। अब कहते हैं 25% प्राइवेट सेक्टर लेगा। तो देश की फौज होती है भारत की सेना, प्राइवेट सेक्टर उनको हम नहीं रख पाएंगे, देश नहीं रख पाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर 25% रख लेगा। देखेंगे प्राइवेट सेक्टर तो वही रखेगा जो उनकी मशीन चलाने के, उनके उत्पादन से जुड़े लोग हैं। बस सुरक्षा कर्मी थोड़े बनाने, देश की रक्षा करना अलग बात। You don't expect the Indian Army, ex-army men, those who risk their lives for the country, just to be reduced to private security agencies. That's a fundamental question. उसके बाद सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में रखेंगे। आप आंकड़े निकालें, मैं चेयरमैन रहा हूं कई बरस, स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम का हमने रिपोर्ट पेश की है। जो अभी भी रिजर्वेशन है कि जो आर्मी से निकल के जाते हैं या 15 साल के काम करने के बाद, उनको रखा जाता है, पुलिस में भी उनको रखा जाता है। ये जो अर्धसैनिक दल हैं, सुरक्षा दल, सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके आंकड़े निकाल लीजिए आप। जो रिजर्वेशन है उसका 5% भी नियुक्ति नहीं हुई है भारत की सेना के फॉर्मर सोल्जर्स। और अब जो भर्ती होगी, अब ये कहना मैं अपमानजनक मानता हूं कि 11 लाख रुपए उनको देंगे, जब उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। माने कि आर्मी की कैंटीन से राशन भी नहीं मिलेगा। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपको स्वास्थ्य के लिए मिलती है, हेल्थ केयर का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई पेंशन नहीं है। और वो 11 लाख में भी 5.5 लाख इन बहादुर जवानों के अपने हो गए। सरकार के 5.5 लाख 22 साल की उम्र में बाहर, पहाड़ की तरह से जिंदगी सामने। ये क्या चिंता का विषय नहीं है? हम कोई अमीर देश नहीं है, मैं कहना चाहता हूं। हम आज भी एक प्रगतिशील देश है, चाहे हम जो भी प्रचार कर लें। भारत आगे बढ़ा है, निरंतर आगे बढ़ा है। पर जो बड़े राज्यों में है, अमीर राज्यों के अंदर है, उसको बंद कर दें। वो हायर एंड फायर सिस्टम चलता है कि आप फौज में आए, कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी होती है, इतने साल काम करिए चले जाइए। पर वहां जैसे आप बाहर जाते हैं, आपको गारंटीड सोशल सिक्योरिटी मिलती है, मंथली अलाउंस मिलता है, जीवन भर आपको और आपके परिवार को, उनको जो पूर्व सैनिक हैं उनके पूरा हेल्थ केयर का गारंटी रहता है, सोशल सिक्योरिटी का कवर उनको जाता है। यहां पे कुछ नहीं होगा।
आप देश की सुरक्षा की बात, सुरक्षा सेना करती है, सेना भारत की है, और उस सेना के सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस में, हमारे पड़ोस के राज्यों में भी वही स्थिति है। तो एक राष्ट्रीय समस्या है, हिमाचल से ही केवल जुड़ी नहीं, क्योंकि सेना और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस पूरे देश की हैं। अब यहां प्रधानमंत्री जी आएंगे, गृह मंत्री जी आएंगे, रक्षा मंत्री आएंगे, मेरा उनसे आग्रह रहेगा, ये आलोचना नहीं है, मैं जो भी कह रहा हूं सरकार की नीति तथ्यों पर आधारित बात है, उसका जवाब दे, क्यों किया, उसको ठीक करें। इसका बहुत बड़ा खमाजा आज के 7 साल के बाद भारत को झेलना पड़ सकता है। एक तरफ चीन की सेना खड़ी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान खड़ा है। हम रोज कहते हैं हमने देश की सुरक्षा मजबूत कर दी, कल भी कहा गया होनी चाहिए हिंदुस्तान की सुरक्षा, हम सबके लिए आवश्यक है, हम सब देशवासी हैं, हर भारतवासी देशभक्त है, कोई नहीं चाहता हमारा देश कमजोर रहे। पर आज के 7 साल के बाद इसका खमाजा हमको भुगतना पड़ेगा। जो किया है ये निर्णय, हमने कहा था इस पे पुनर्विचार करें, इसमें कम से कम 50% की हमारी मांग है, 25 नहीं 50% को उनको रेगुलर करना पड़ेगा। और भारत की सुरक्षा की भी आवश्यकता है, और जो भी फौज में भारत की सेना में काम करते हैं, जो अपनी जान हथेली पे लेके सीमा पर खड़े हैं हमारे बेटे, उनको देश का कर्तव्य बनता है आश्वस्त करने का, उनको, उनके माता पिता परिवारों को, कि तुम्हारे पूरे जीवन भर के लिए ये देश कृतज्ञ भी है, और ये देश आपको सामाजिक सुरक्षा देगा, सोशल सिक्योरिटी देगा, पेंशन देगा, और पूरा हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा। वरना कैसा देश हम कह दें कि आगे बढ़ रहा है और निर्णय वो ले रहे हैं जिससे पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। मैं इसको अपने आप में एक बड़ा विषय समझता हूं, जो चर्चा में नहीं आया। तो मैं जहां गया हूं, अभी मुझसे लोगों ने बात की कि आनंद शर्मा जी इस बात को क्यों नहीं उठाया, इसलिए आपके सामने रखी। जो कह रहे हैं कि हमसे हिसाब लो, हम तो अभी देंगे, इसका हिसाब तो वो देंगे जिन्होंने ये किया। इसके साथ साथ महंगाई, अब केवल ये कह देना कि महंगाई इज अ ग्लोबल फिनोमेना, इन्फ्लेशन, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट, काबू में क्यों नहीं आ रही। 7.4% है। जो आपने इकोनॉमी की प्लानिंग करी है, बजट का डॉक्यूमेंट उठाकर देखें, देश का बजट आरबीआई की रिपोर्ट्स पर आधारित, जो हर क्वार्टर की, हर तिमाही की रिपोर्ट आती है, तो शायद कल आरबीआई की स्पेशल मीटिंग होने जा रही है, और यह भी कहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं इस विषयों पे, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। क्यों? आरबीआई का एक्ट कहता है, सेक्शन 45 में, उनको अगर ऐसे हालात पैदा हो तो कारण देने पड़ते हैं कि ये काबू में क्यों नहीं आई, और सरकार को बताना पड़ता है क्या करे। तो एक गंभीर विषय है, लोग परेशान हैं, गृहिणियां परेशान हैं, गरीब लोग परेशान हैं। महंगाई सिर्फ एक शब्द नहीं है, इन्फ्लेशन एक शब्द नहीं है, 7.4% एक आंकड़ा नहीं है। उससे कितने परिवारों के बजट खत्म होते हैं, कितने लोगों की उम्मीदें टूटती हैं, कितने लोग अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। ये प्रश्न इनसे जुड़े हुए हैं। अगले साल पूरा विश्व डिप्रेशन की तरफ देख रहा है। अभी कौन से कारगर कदम हमने उठाए हैं जो इन कमियों को हम पूरा कर पाए। हमारे देश पे, हमारे समाज में इनइक्वालिटी बढ़ गई है। ये भी अचीवमेंट नहीं है। वी आर वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे। इस देश में मैं देख रहा था, जो 1% लोग जो अमीर हैं
उनका देश की आमदनी का 21.7%, 21.7% of national income is with 1% Indians. And they have 33% share over the national wealth. 1%, 33% पूरे भारत की पूंजी। 10% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का आंकड़ा 57% हो जाता है, और जो नीचे के 50% हैं उनका देश की आमदनी का केवल 13.1% हिस्सा है, 13.1%। और जो देश की पूंजी है 1% के पास 33%, 50% जो नीचे के हैं उनके पास 5.9%। ये वास्तविकता है भारत की। तो कैसी अर्थव्यवस्था चल रही? कोई इसी होटल में आते हुए अभी बहुत बड़ी होर्डिंग लगी है, वो इसी से जुड़ी है। अर्थव्यवस्था की स्थिरता, सफलता, शक्ति यही लगी है बाहर, आपने भी देखी। तो अब जब आ रहे हैं प्रचार में तो इन बातों का भी तो कुछ चर्चा करके जाए। वोट तो मांग रहे हैं, वोट तो मांगा था, वोट इनको मिला भी था। तो वोट मिलने के बाद अगर ये हुआ तो हम तो सवाल करेंगे, जनता भी सवाल कर लेगी। तो इसका उत्तर वो कोई एहसान नहीं करेंगे। हमारी मांग है, जनता की मांग है, और जवाब उनको देना पड़ेगा। जवाबदेही वरना जनता तय करेगी। 12 तारीख को जवाबदेही तय होगी हिमाचल के अंदर, इसमें कोई शंका मेरे मन में नहीं है, मेरे साथियों के मन में नहीं है, और आपके भी मन में मुझे मालूम है अधिकांश लोग समझ रहे हैं हालात क्या है। कोई ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, सिद्धांतों की भी लड़ाई है। पहले तो बहुत सुना जाता था, सुनाया जाता था, जब पेट्रोल की कीमतों में उछाल आता था, रुपया कमजोर होता था, डॉलर मजबूत हो जाता था। अब चुप्पी क्यों है? प्रश्न है। 16 मई 2014 को भारत की राजधानी दिल्ली में ही 1 लीटर पेट्रोल 59 रुपए का था, 67 रुपए का 1 लीटर डीजल था। दुनिया के बाजार में पर बैरल क्रूड ऑयल की जो कीमत थी वो $110 थी। इनके यहां तो कभी 70 से ऊपर गई नहीं, अधिकांश समय तो 50 के नीचे रही। तो क्या कारण है? गैस के सिलेंडर इतना महंगा क्यों है? दुनिया के बाजार में क्या दाम है? अब ओपेक अपनी प्रोडक्शन काटेगी, आपकी और क्या तैयारी होगी? चुनाव के बाद आप कितना फिर बढ़ाने जा रहे हो? अभी चुनाव के वक्त तक तो ठंडे हैं, चुनाव के तुरंत बाद फिर बटन दबेगा, फिर एकदम से रोज बढ़ेगा। आप जब जाओगे अपने गैस सिलेंडर खरीदने, जब जाओगे अपनी गाड़ी में, स्कूटर में पेट्रोल भरवाने, डीजल भरवाने, तब पता लगेगा कितना और बढ़ गया। इनका असर सीधा पड़ता है, और उस पर ही नहीं पड़ता, पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आज क्या ये सवाल भी गलत हो गया कि जो रुपया 58 था vis-a-vis डॉलर on 16th of May 2014, $1.58, आज वो 83 पे है। पिछले कल 82.78 पैसे था, 82 रुपए 78 पैसे, 83 को भी पार कर गया था। तो मेरा आग्रह रहेगा, भारतीय जनता पार्टी, इनका केंद्रीय नेतृत्व, इनका सेंट्रल इंजन, वो आके इस पे थोड़ी बात दर्शन करें, प्रकाश डालें इन विषयों पे कि क्यों हो रहा है देश के अंदर। अब प्रश्न है कांग्रेस का कि कांग्रेस ने क्या किया। कल कहा गया, कोई और कहे, कई बार कह देते हैं लोग, गृह मंत्री कहते हैं,
कि जब वो प्रचार के लिए आए कांग्रेस के नेतृत्व, उनसे हिसाब मांगिए कि क्या किया। हमने भारत बनाया, भारत के लोगों ने बनाया, पर एक दर्शन था, एक सोच थी, एक नीति थी। मैंने कल सोलन में कहा था, मैं उस पीढ़ी का हूं जिन्होंने आजादी के बाद जन्म लिया, अपने देश के सामने हिमाचल को बनते देखा, पूरा राज्य बनते देखा, यहाँ की तरक्की होते देखा, यहाँ विश्वविद्यालय बनते देखे, यहाँ संस्थाएं बनती देखी, और हमको देश को भी बनते देखा। सरकारों में कोई एक सरकार ही नहीं बनाती, निरंतरता रहती है। तभी तो चुनाव होते हैं, सरकार आती जाती है, पर देश की निरंतरता। पर 2014 में हम कहां छोड़कर गए थे? $450 अरब से ज्यादा की विदेशी मुद्रा थी, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, $323 बिलियन का एक्सपोर्ट था भारत का। अभी पिछले साल बहुत बड़ा जश्न मनाया गया, अच्छी बात है, मैं मुबारक देता हूं कि $400 बिलियन का एक्सपोर्ट हो गया। तो 8 साल के बाद बड़ी बढ़त हुई, और वो $77 बिलियन की हुई। तो 2008-9 के बाद 2009 जो बहुत बड़ा वित्तीय संकट दुनिया के पास सामने था, उसके 5 वर्ष के भीतर भारत की एक्सपोर्ट्स दुगनी हुई थी। ये मैं बताना चाहता हूं कि क्या हुआ। सत्ता परिवर्तन पहले भी हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे थे, वो भी इस देश के प्रधानमंत्री। आज भी हुआ है, जो सरकार है चुन के आती हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को अपना मुख्यमंत्री और अपना ही प्रधानमंत्री कहते हैं, देश के होते हैं। पर क्या उनसे पहले के प्रधानमंत्रियों के मुख्यमंत्रियों के योगदान का स्मरण नहीं होना चाहिए, या वो सम्मान नहीं होना चाहिए? आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या कारण था कि ऐसे 3 रोज पहले अखबार भरे पड़े थे इश्तिहारों से, एडवर्टाइजमेंट से। अच्छा लगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक दिग्गज नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की उस दिन जयंती मना रहे थे। मनानी चाहिए देश को, पर उसी दिन आज से 38 साल पहले इस देश की एक प्रधानमंत्री शहीद हुई थी देश के लिए, इंदिरा गांधी जी। क्या अच्छा लगता है कि उनकी शहादत को नमन ना किया जाए, स्मरण भी ना किया जाए? जब वो गई थी, हत्या हुई थी, तो देश की प्रधानमंत्री थी। यही हम बाकी कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो रहे, राजीव गांधी जी भी शहीद हुए थे, नहीं करते। मेरा एक राय है, उसका कोई असर तो नहीं होगा। इनको थोड़ा सोचना चाहिए, क्या ये इतिहास का अपमान नहीं है? लोग तो समझते हैं, विवेक रखते हैं। हिमाचल के लोग तो विशेष तौर पे जानते हैं कि हमारा अस्तित्व ही तभी बना जब 1948 के अंदर पार्ट सी स्टेट अप्रैल महीने में कायम की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह फैसला था, हमारा पूरा राज्य का दर्जा बना। मुझे याद है, शिमला के अंदर 1971 25 जनवरी खुली जीप में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के साथ प्रधानमंत्री इंदिरा जी आई थी। बर्फ पड़ रही थी, मेरी आयु 18 वर्ष की थी जब पूरा राज्य बना था। तो ये निरंतरता रहती है, उपलब्धियां हैं। और क्या हुआ, बहुत लंबा ब्यौरा है, सारी डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर इतना कहूंगा महोदय, आप लोगों के आने से पहले भारत परमाणु शक्ति बन चुका था, अंतरिक्ष शक्ति बन चुका था। भारत चंद्रमा पर पहुंच चुका था, चंद्रयान मंगल पर जाने की तैयारी हो रही थी।
इसी भारत ने बहादुरी भी दिखाई जब समय आया मानवता के नाम पे। कल कहा गया बालाकोट हो गया 2019 का, हमारे जो पुलवामा में हुआ वो बहुत ही दुखद घटना थी। इतने बड़ी संख्या में हमारे जवान पैरामिलिट्री फोर्सेस के सीआरपीएफ के हताहत हुए थे। भारत ने एक कार्रवाई करी, वो भारत की फौज की, भारत की वायुसेना की, और हम सबको इस पर गर्व है। तो जब ये सारा याद करते हैं, क्या हमको 1971 याद नहीं करना चाहिए, जब मानवता के नाम पे नरसंहार हो रहा था बांग्लादेश में। आप इसे बहुत लोगों ने पढ़ा है। तब यहाँ टेलीविजन नहीं इतने होते थे, था ही नहीं हिंदुस्तान, रेडियो पे सुनते थे। 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आ गए थे। भारत 2 अकाल झेल चुका था, पर इंदिरा जी के सोच से हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन का काम चल पड़ा था। हमने 1 करोड़ रेफ्यूजीज को रखा, बांग्लादेश आजाद कराया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी फौज की सबसे बड़ी जीत हुई तो भारत की सेना की हुई। पाकिस्तान की पूरी सेना ने आत्मसमर्पण किया, तो बांग्लादेश आज एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में है। जो भी देश के मंत्री होते हैं, हम शपथ लेते हैं भारत के संविधान की। इसलिए न्यायोचित यही होगा कि जब लोगों के सामने जाएं तो इतिहास और तथ्य को पर आधारित बात रखें। इतिहास को नकारना, योगा करवाएं तो इतिहास का शीर्षासन मत करवाएं, ये मेरी सलाह। वो ये कृपा करके बंद कर दें। आगे क्योंकि इश्तिहारों में खूब है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी खूब दंदनाते घूम रहे हैं। पहले तो सुना नहीं था कि योगी का सत्ता के साथ कोई संबंध होता है। जिसने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, उनका सत्ता से मोह माया से क्या मतलब। चलिए, ये उनका अपना निर्णय है। मैं उस सोच का हूं कि राजनीति और धर्म अलग है। किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं हो। वो संस्कार परिवारों में है। दादा दादी, माता पिता, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं वो संस्कार मिल जाते हैं। पूजा पद्धति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थोड़े देते हैं, अपनी रीति हमारे संस्कार में ये नहीं। पर जिनको जनता की सेवा करनी है, राष्ट्र की, समाज की सेवा करनी है, जिनको चुना हो, सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ भारत का संविधान होता है। जिसमें हर नागरिक को न्याय हो, उनके मूलभूत अधिकारों की रक्षा हो, उसका उल्लंघन ना हो, जो देश में हो रहा है। हमने कुछ बातें कही, सवाल उठे, आपके भी सवाल होंगे, मैं जवाब दूंगा निश्चित रूप पे। फिर ये चीज कह सकता हूं, अनुभव के आधार पे खबर तो रहती है, संगठन से निकल के आए हुए व्यक्ति हैं, सूचित जानकारी रहती है क्या हो रहा है। मैं आपको कह सकता हूं हिमाचल में बदलाव होगा, निश्चित है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, और जो हम कह रहे हैं, आपके सहयोग और आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से कांग्रेस की सरकार उसको पूरा करेगी। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जो मैंने मुख्य बिंदु रखे थे, जो मैंने पहले कहा था कि मैं इन विषयों पर कुछ कहना चाहता हूं, मैंने वो बातें आपके समक्ष रख दी। I'll be very happy to take the questions. सर, मेरा आपसे सवाल है। पहले अपना परिचय, मेरा परिचय तो दे दिया। सर, मेरा नाम शिवेन कुमार है, तिंज भारत से हूँ। किसे? तिंज भारत। अच्छा। आपने अग्निपथ योजना का जिक्र किया, उसमें आपने अग्निवीरों पर बड़ी बात कही कि 25% नहीं 50% को रेगुलर करना चाहिए। आपका शीर्ष नेतृत्व तो पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि हम इस योजना को स्वीकार ही नहीं करते हैं। देखिए, अगर फौज में पहले एक मिनट, मैं किसी कारण से बोल रहा हूँ, आज भी फौज में 1% है जो 15 साल के बाद सेना से बाहर आ जाते हैं।
पर उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, उनको पेंशन मिलती है, उनके खुद भी जीवन चला जाए तो उनकी विधवाओं को पेंशन मिलती है, वो आर्मी की कैंटीन से राशन खरीद सकते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज के उससे आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल जो क्लिनिक हैं वहां पे जाके उनको पूरी सुविधा है। इनको कोई सुविधा नहीं है। परसेंटेज तो पहले भी रही, इसको दोगुना क्यों नहीं करते? और बाकी गारंटी करें सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेज में सबको रखा जाए, जो फिक्स्ड परसेंटेज है उसका हर साल का ब्यौरा दिया जाए, अगर उसमें कोई कमी रह गई है उसका जवाब दिया जाए। मैंने अग्निपथ के बारे में ये भी कहा, अगर आपने पूरा सुना है, मैंने ये भी कहा कि आने वाले 7 साल के बाद मुझे चिंता है कि देश की सुरक्षा को, हमारी तैयारी को, हमारे इंतजाम को कितनी इससे चोट पहुंच सकती है। और सर शिवा भारद्वाज फ्रॉम टिंज भारत, और सवाल टिंज भारत से एक सवाल आ गया। आई विल नॉट टेक सेकंड क्वेश्चन, आई विल गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू दैट साइड। I'll move, I'll rotate. थैंक यू I'm a fair person, I won't give to Tinj Bharat 2 consecutive questions. Please. बीजेपी ने एलिगेशन लगाया है कि जो कांग्रेस लीडर्स हैं, स्पेशली द गांधी फैमिली लीडर्स, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का नाम लिया है कि वो हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कैंपेन में नहीं आ रहे हैं। दे आर टेकिंग हिमाचल एज vacation destination, whereas BJP take it as the development destination. So, how would you respond to this? अब बात में गंभीरता हो तब तो उसका जवाब दिया जाए। इससे एक ही पता लगता है कि बौखला गए हैं। जो पार्टी के नेतृत्व है वो प्रचार में आए तो पर्यटन हो गया, उनके नेता आए तो राष्ट्र सेवा हो गई। प्रियंका गांधी अगर हैं चुनाव प्रचार में तो कांग्रेस की महामंत्री हैं, राहुल गांधी अध्यक्ष रहे हैं, सोनिया जी हमारी बड़े लंबे समय तक उनके पास नेतृत्व रहा है। और अगर वो यहां निवास भी बनाए हैं तो उसमें किसी को क्या आपत्ति है? भारत के हर नागरिक को अधिकार है देश के किसी हिस्से में भी आप जाके मकान बनाओ, नहीं बना सकते, रहो। क्यों ये बार बार इनको परेशानी वहां से क्यों हो रही है? इस परिवार का एक बड़ा योगदान रहा, एक पीढ़ी नहीं 4 पीढ़ियों का कुर्बानी रही। आप तारीफ नहीं कर सकते तो ऐसी बातें करने का क्या फायदा है? उनका मेरा जवाब यही है कि जिनका आप जिक्र करते हैं वो इंदिरा गांधी की पोती है जो शहीद हुई, और राजीव गांधी और सोनिया जी की बेटी है, राजीव गांधी भी शहीद हुए। अब जरा कृपा करके अंकुश लगाए ऐसी बात पे, गंभीरता की बात करें चुनाव के बारे में। आनंद जी 1 मिनट, अब दाईं तरफ फिर आ गया, परिचय दे। सर रणवीर सिंह न्यूज 18। बताओ सर अमित शाह ये कह रहे हैं कि राजा रानी का समय नहीं है, और स्मृति ईरानी ने कहा कि यहाँ तो ये चल रहा है कि मम्मी मुख्यमंत्री बनेगी या बेटा मुख्यमंत्री। अब कांग्रेस तय करेगी या वो तय करेंगे? अभी चुनाव हो जाए, कांग्रेस तय करेगी ना अपना मुख्यमंत्री, कांग्रेस विधायक दल तय करेगा। आनंद जी, ये काम, ये जिम्मेवारी हमने स्मृति ईरानी जी को नहीं दी। आनंद जी, क्वेश्चन। परिचय। मेरा नाम भागवत चौहान है। आप क्या करते थे? शायद भूल गया मुझे। नहीं भूले नहीं, उम्र दोनों की बढ़ रही है, नजर भी है। चलिए प्रश्न करिए, लेट प्लीज आंसर। वोटिंग और काउंटिंग में बहुत गैप है। कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? इसके पीछे का राज क्या है जो इतना बड़ा गैप हुआ जबकि तीसरे और चौथे दिन काउंटिंग हो रही है? इसका जवाब इलेक्शन कमीशन देगा। पिछले 2017 में भी यही हुआ था, उससे पहले भी यही हुआ था, क्योंकि जब अलग अलग राज्यों के चुनाव होते, अभी यूपी में चुनाव हुए थे ना, पंजाब में भी हुए थे, 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, अलग अलग समय पे हुए थे। जब आखिरी राज्य का चुनाव समाप्त होता है उसके तीसरे दिन गिनती होती है। तीसरे दिन मिलती है उसके तीसरे दिन, क्योंकि एक चुनाव जब 7 चुनाव चले तो एक राज्य के चुनाव का नतीजा, ये चुनाव आयोग का निर्णय है, वो दूसरों को प्रभावित ना करे। तो ये प्रश्न, ये सही माने में भागवत जी, ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, दिस इज, दीज आर द रूल्स। Please go to 2017, 2012.
Earlier elections too have been on the same pattern. I am not joining issue on that. Recently, there have been elections in 5 states. So what your question is, that was relevant then also. Whether Uttarakhand was there, Punjab was there, Goa was there, and UP was there. Am I correct? So let's please, Congress party cannot decide. These are the election schedule of the election commission. I won't actually dwell, but you have a right to ask them when the CEC comes. राकेश शर्मा सर, राकेश शर्मा टुडे न्यूज हंट से। कहाँ से? टुडे न्यूज हंट। ये जो हिमाचल प्रदेश ने कांग्रेस ने जो 10 गारंटी शुरू की है, घोषणा की है, उस पर किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि आज भाजपा ने ये कहा है कि आनंद शर्मा जी ने खुद इस पे सवाल उठाए। अच्छा, मैंने ये कहा कि मेरे पास वो गिनती नहीं है कि कितनी महिलाएं हैं, पूछूंगा अपने साथियों से जाके। अब मैं कंप्यूटर तो नहीं हूं चलता फिरता। 18 और 60 साल की उम्र की कितनी महिलाएं हैं जो क्वालिफाई करेंगी पेंशन की, जिन्होंने इस पे काम किया है दस्तावेज पे, उनके साथ बैठ के उसका पूरा ब्यौरा लूंगा। मेरी बात को सही दृष्टिकोण से रखें। मैंने ये कहा, मैं गंभीर व्यक्ति हूं, आपके सामने हर चीज का आंकड़ा देता हूं। अब मेरे से कोई सवाल करे कितनी महिलाओं को मिलेगा, और ये मैं कहूं कि उसकी मैं जानकारी लेता हूं जाके, कितनी क्वालिफाई करेंगी, एलिजिबल होंगी, तो उसमें क्या गलत बात है? भारतीय जनता पार्टी को भी समझना चाहिए, हम गंभीर व्यक्ति हैं, हम ऐसे बात नहीं कर देंगे। पूरा जो कागज पढ़ूंगा कि इतना कैलकुलेशन है, इतना खर्चा है, हमारे साथी मेरे को समझाएंगे। तो कल ही आया हूं शाम को यहाँ। जो कमेटी जिसने बनाया है, कांग्रेस ने एक वचन दिया, कांग्रेस वचन को पूरा करेगी, कांग्रेस वचन को पूरा करेगी, मैं उसके पक्ष में हूं। पर कितने लाख महिलाओं को मिलेगा, ये मैं उत्तर देने की स्थिति में आज नहीं हूं। आनंद जी, मैं सर विमल शर्मा, मैं दैनिक समाचार पत्र आपका फैसला सुनता हूं। मेरा क्वेश्चन है कि आपने पूरा जीवन कांग्रेस के लिए दिया और आप पॉलिसी मेकिंग में भी रहे हैं, तो कभी पॉलिसी पे आधारित इलेक्शन लड़ा करती थी कांग्रेस पूरे देश में, और आज गारंटियां देने की जरूरत पड़ गई, तो इसको ये आप कैसे देखते हैं? लोग परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से। अगर महिलाओं को आप कुछ आश्वस्त करना चाहते हैं, गृहिणियों पर बोझ पड़ता है। ये एक संवेदनशील जो राजनीतिक दल है, वो समाज के इन वर्गों को जो त्रस्त हैं, दबाव में हैं, उनको आश्वासन देना चाहती है कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो मेरे को बड़ी जानकारी मिल रही है आज। टिंच समाचार, हंट, एप्पल न्यूज, बताओ। सर, आपने कहा कि गवर्नमेंट इन कंटिन्यूटी, सरकार लगातार कार्य करती रहती है। शासन कभी नहीं, एक जाते हैं दूसरे की शपथ हो जाती जी, है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट, आई हैव सेड। 5 साल जयराम सरकार के आप कैसा मानते हैं? भी सारा अगर हिंदुस्तान, पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, पूरा उनका प्रचार तंत्र, हेलीकॉप्टर जहाज घूम रहे हैं, वो अपने आप में कहानी बयान कर रहे हैं कि बुरा हाल है, इसलिए सब भागे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी के लिए नीचे रेस्टोरेंट में लंच का प्रबंध है, कृपया करके आप सभी लोग वहाँ पहुँचे। धन्यवाद।